नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हमने चौहान वंश के बारे में चर्चा की थी और शुरुआत को लेकर काफ़ी जो फैक्ट है, अलग अलग विद्वान इनको कोई चंद्रवंशी, सूर्यवंशी बताते हैं, कुछ विदेशी बताते हैं, कुछ अलग अलग मतलब इतिहासकार अलग अलग जानकारी देते हैं। और आप ये लिख सकते हैं अन्य जानकारी, पॉइंट डालो एक, चौहानों से संबंधित अन्य जानकारी। देखिएगा, हर्षनाथ के अभिलेख के अनुसार या हर्षनाथ के अभिलेख में चौहानों की प्राचीनतम राजधानी अनंतपुर को बताया गया है। को बताया गया है विद्यार्थियों, अनंतपुर को बताया गया है। और अनंतपुर पड़ता है सीकर में। यानी कि चौहानों की सबसे प्राचीन राजधानी किसको बताया गया है? अनंतपुर को बताया गया है। देखो विद्यार्थी, ये चौहान स्वतंत्र शासक बनने से पहले गुर्जर प्रतिहारों का नाम सुना होगा आपने। गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। देखिएगा, चौहान स्वतंत्र शासक बनने से पहले स्वतंत्र शासक बनने से पहले प्रतिहारों के सामंत थे। हैं? अन्य फैक्ट में नहीं, अलग अलग। देखिएगा, कुछ स्रोतों के अनुसार चौहानों की जन्मभूमि पुष्कर को माना गया है। किसको माना गया है विद्यार्थियों? पुष्कर को चौहानों की जन्मभूमि माना गया है। और इनकी जन्मभूमि पुष्कर थी, ये जानकारी हमें देता है विद्यार्थियों एक तो जैनक। कौन देता है? और जैनक देता है कौन सा ग्रंथ लिखा है उसने मुख्य रूप से? पृथ्वीराज विजय। एक तो ये जानकारी देता है हमें, एक अमीर महाकाव्य, एक सूर्जन चरित्र। इनमें विद्यार्थियों ये बताया गया है कि चौहानों की जो जन्मभूमि है वो क्या थी? पुष्कर। ब्रैकेट में लिख लो, पृथ्वीराज विजय, अमीर महाकाव्य और सूर्जन चरित्र के अनुसार। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो, चौहान वंश से संबंधित प्रमुख पुस्तकें। चौहान वंश से संबंधित प्रमुख पुस्तकें जिनमें इनकी जानकारी मिलती है। प्रमुख पुस्तकें, पहला लिखो, डॉक्टर दशरथ शर्मा की डॉक्टर दशरथ शर्मा की राजस्थान थ्रू दी एजेज, राजस्थान थ्रू एजेज, डॉक्टर दशरथ शर्मा की पुस्तक है।
अर्ली चौहान डायनेस्टीज। डायनेस्टीज देख लिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उनका युग। सम्राट सम्राट पृथ्वीराज चौहान और का युग पुस्तक का नाम है। हाँ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय लिख लेना, थर्ड। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय और उनका युग। के अलावा आरवी सोमानी की पुस्तक है, वो भी लिख लें आप। देखो, आरवी सोमानी की पुस्तक चौहान एंड हिज टाइम। हिज टाइम, चौहान एंड हिज टाइम। इसमें कहीं आपको जांगल प्रदेश दिख रहा है क्या? देखो विद्यार्थियों, बीकानेर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? राजस्थान का मैप निकालता हूँ, राजस्थान का मैप से। अगर आप राजस्थान का प्राचीन मैप देखेंगे तो उसमें ये मान लें आप, तो बीकानेर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है विद्यार्थियों? जांगल प्रदेश कहलाता था। क्या कहलाता? जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश के पूर्व की तरफ ये सीकर, झुंझुनू, डिडोना, कुचामन, जयपुर, ये वाला क्षेत्र पड़ता है। पड़ता कि नहीं पड़ता पूर्व की तरफ? तो इस क्षेत्र पे चौहानों का शासन रहा है। तो लिखिएगा, एक नोट डालो अलग से। जांगल प्रदेश के, जांगल प्रदेश, और जांगल प्रदेश को ब्रैकेट में लिख लेना, बीकानेर के आसपास का क्षेत्र। जांगल प्रदेश का मतलब क्या है? बीकानेर के आसपास का क्षेत्र। वर्तमान जो बीकानेर है ना, उसके आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में क्या कहलाता था? जांगल प्रदेश। तो जांगल प्रदेश का पूर्वी भाग, जांगल प्रदेश का पूर्वी भाग छपाल दक्ष, छपाल दक्ष को चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। चौहानों का मूल स्थान किसको माना जाता है विद्यार्थियों? छपाल दक्ष को माना जाता है, जिनकी राजधानी, जिनकी प्रारंभिक राजधानी अही छत्रपुर थी। छपाल दक्ष वालों की राजधानी क्या थी? अही छत्रपुर थी। अही छत्रपुर थी। देख लिया? देखो, फिर इनका विद्यार्थी एक शासक हुआ जिसका नाम है वासुदेव। क्या नाम है? और वासुदेव ने फिर अहि छत्रपुर के बाद में जो राजधानी बनाई थी, वो बनाई विद्यार्थियों सांबर को। किसको बनाई? देखिएगा, चौहान वंश के शासक वासुदेव ने बाद में सांबर को राजधानी बनाया। तथा
अजयराज ने, चौहान वंश का एक शासक हुआ है अजयराज, उसने किसको राजधानी बनाया था? अजमेर को। तथा अजयराज ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था, इसीलिए अजमेर के चौहानों को, इसलिए अजमेर के चौहानों को कपाल दक्ष के चौहान क्या कहते हैं? कपाल दक्ष के चौहान ऑब्लिक सांबर के चौहान, सांबर के चौहान ऑब्लिक शाकंभरी के चौहान भी कहते हैं। शाकंभरी के चौहान भी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, चौहानों का मूल स्थान किसको माना गया है? कपाल दक्ष को माना गया है। किसको माना गया है? कपाल दक्ष को। इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अहि छत्रपुर थी विद्यार्थियों, अहि छत्रपुर। अब देखिएगा, बाद में इनके जो उत्तराधिकारी है उन्होंने अजमेर की स्थापना करेंगे। अजमेर की स्थापना करेंगे तो अजमेर को अपनी राजधानी बना लेंगे, तो इसलिए वो अजमेर के चौहान कहलाते हैं। और अजमेर के चौहानों से फिर अलग होंगे नाडोल के चौहान, और इन्हीं से अलग होंगे रणथंभौर के चौहान। ठीक है ना? तो चौहानों से संबंधित अन्य फैक्ट और लिख लो आप। आपसे पूछा जाए चौहानों का कुल देवता किसको कहते हैं? चौहानों का कुल देवता किसे कहते हैं? जैसे आपने राठौड़ पढ़े हैं, तो राठौड़ों की कुल देवी किसको कहते हैं? नागनेची माता को कहते हैं। इसी प्रकार पूछा जाता है चौहानों का कुल देवता किसे माना जाता है? हैं? किसको? नहीं नहीं नहीं, वो तो वो अलग रिलेटेड है, वहां का मामला अलग है, वो कच्छावा राजवंश से रिलेटेड बता रहे हैं आप। तो लिखिएगा, नोट डालो, नोट नोट डाल के कुछ फैक्ट वो और लिखा देता हूं आपको। नोट डाल लें। चौहानों का कुल देवता हर्षनाथ। कौन है? हर्ष की पहाड़ी है ना सीकर में, हर्षनाथ जी लगा दो। देखो, अजमेर के चौहान बोलो, शाकंभरी के चौहान बोलो, बात एक ही है। तो चौहानों की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी, यहां मैं शाकंभरी या अजमेर के चौहानों की बात कर रहा हूं ना, पहले शाकंभरी वाले। तो उनकी कुल देवी विद्यार्थी शाकंभरी माता। कौन सी माता है? शाकंभरी। इसी प्रकार देखो, कोई भी कुल होता है ना, उनकी कुल देवी एक ही होती है, बाकी इष्ट देवी एक से अधिक हो सकती है। इष्ट देवी को हम आराध्य देवी भी कहते हैं, आराध्य माता। तो इनकी जो कुल देवी है वो तो कौन सी है विद्यार्थियों? शाकंभरी माता। लेकिन अगर हम बात करें, जालोर में भी चौहान हुए हैं, तो जालोर के चौहानों की इष्ट देवी कौन सी है? और जालोर में जो चौहान हुए उनको सोनगरा चौहान कहते हैं। क्या कहते हैं? सोनगरा चौहान। तो लिखो, सोनगरा चौहानों की इष्ट देवी सोनगरा। काफी बेसिक चीजें हैं जो मैं केवल शाकंभरी अजमेर के चौहान पढ़ा रहा हूँ ना, इन्हीं के साथ करवा दूंगा। फिर वहां नहीं लिखाऊंगा मैं रणथंभौर वगैरह जो जालोर नाडोल के पढ़ाऊंगा ना, वहां कम लिखाऊंगा, ध्यान रखना। सारी बातें मैं यहाँ लिखा रहा हूँ। सोनगरा चौहानों की इष्ट देवी या आराध्य देवी भी लिख सकते हैं आप, और वो कौन सी है? आशापुरा माता। हाँ, आशापुरा माता। आशापुरा माता जालोर में है।
और शेखावटी चौहानों की, शेखावटी में भी था ना चौहान, शेखावटी चौहानों की इष्ट देवी, शेखावटी के चौहानों की इष्ट देवी कौन है बताओ? जीण माता। ठीक है, देखो विद्यार्थियों, सबसे पहले चौहानों का जो संस्थापक माना जाता है वो सांबर में माना जाता है, और सांबर में चौहान वंश का जो संस्थापक है वो वासुदेव को माना जाता है। तो लिखिएगा, सांबर के चौहान वंश का संस्थापक, सांबर के चौहान वंश का संस्थापक। अभी संस्थापक बोलो आदि पुरुष बोलो, बात एक ही है ना। कौन था विद्यार्थियों? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और विकल्प में आता है पृथ्वीराज तृतीय। कई विद्यार्थी जो पढ़ के नहीं जाते वो किसको करते हैं? पृथ्वीराज तृतीय कर देते हैं। पृथ्वीराज तृतीय तो बहुत लास्ट में आएगा, ध्यान। तो सांबर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है विद्यार्थियों? वासुदेव। इसी प्रकार जो फिर इससे सांबर वालों से कौन से बन जाएंगे? अजमेर वाले। तो अजमेर में चौहान वंश का संस्थापक कौन है? अजय राज चौहान। अजमेर के चौहान वंश का संस्थापक अजय राज चौहान कौन है? अजय राज चौहान। कई बार डेट भी पूछ लेते हैं, 1133 ईस्वी है वैसे होना। और इसकी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसकी भी 551 ईस्वी के आसपास। किसकी? वासुदेव की। अगला लिखो विद्यार्थियों, अब आपको पता है अजमेर वालों में से कौन अलग होगा? नाडोल के चौहान। कौन होंगे? नाडोल है पाली वाला क्षेत्र। नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक, नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक और उसका नाम लिख लो, लक्ष्मण देव चौहान। कौन है? लक्ष्मण देव चौहान। लिखो, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था बहन जी? हाँ, कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान। अब देखो, पृथ्वीराज तृतीय के बाद में उसका बेटा कहाँ का शासक बनेगा? रणथंभौर का शासक बनेगा, जिसका नाम है गोविंदराज। क्या नाम है? तो अब लिखेंगे हम रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज कौन है विद्यार्थियों? गोविंदराज। बूंदी के चौहान वंश का, बूंदी में हाड़ा वंश का शासन रहा है। बूंदी के हाड़ा चौहानों का, बूंदी में कैसा चौहान रहे? हाड़ा। हाड़ा चौहान इसलिए कहते हैं उनको क्योंकि वो हाडोती क्षेत्र में शासन किया इसलिए। तो बूंदी के हाड़ा चौहानों के संस्थापक कौन थे? देवा हाड़ा है, हाड़ा देवा, कैसे लिख लो है ना, देवा था। कौन था? देवा। देवा की अदालत सुना होगा? है? अच्छा, आपकी अदालत थी क्या वो? एक मूवी था ना देवा की अदालत से, पता नहीं कौन सी, ऐसा कुछ।
चलो लिख लो तुम तो, लिखो। सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक, सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक कौन था बोलो? लुम्बा चौहान, लुम्बा चौहान। कोटा में भी रहा हाड़ा चौहानों का शासन। देखो, कोटा के हाड़ा चौहान वंश का संस्थापक माधो सिंह फर्स्ट। कौन था विद्यार्थियों? माधो सिंह फर्स्ट। और झालावाड़ में भी रहे झाला चौहान, मतलब इनसे बने, हाड़ाओं से बने वो, झाला, झालावाड़, झालावाड़। और झालावाड़ में लिख लो विद्यार्थियों मदन सिंह। कौन था? मदन सिंह। लिख लिया? ये था चौहान वंश से संबंधित सामान्य जानकारी, अभी तक कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शाकंभरी के चौहान बोलो चाहे अजमेर के चौहान बोलो, बात एक ही है। अब हेडिंग डालो आप अलग से, सांबर के चौहान। क्या पढ़ेंगे अब? सांबर के चौहान या फिर शाकंभरी के चौहान या फिर अजमेर के चौहान, है ना? तीनों एक साथ ही आएगा ये बात। अजमेर के चौहान, शाकंभर सांबर के चौहान, शाकंभरी के चौहान या अजमेर के चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। लिख लिया? लिखो, बिजोलिया शिलालेख में बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है, वहां पे एक शिलालेख मिला है, उसके अनुसार बिजोलिया शिला लेख में चौहानों का मूल स्थान चौहानों का मूल स्थान सांबर ब्रैकेट में शाकंभरी को बताया गया है। देखो विद्यार्थियों, राजशेखर नामक एक व्यक्ति है, उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? प्रबंध कोश। तो प्रबंध कोश के रचयिता राजशेखर ने भी चौहानों का मूल स्थान किसको बताया है? सांबर को बताया है। और इसके अलावा बिजोलिया शिलालेख ने भी किसको बताया? चौहानों का मूल स्थान सांबर को बताया है। तो आपने जहाँ बिजोलिया शिलालेख लिखा है उसके ब्रैकेट में एक और लिख सकते हैं आप, प्रबंध कोश ग्रंथ ब्रैकेट में राजशेखर के अनुसार। मतलब बिजोलिया शिलालेख में भी क्या बताया गया है? सांबर को इनका मूल स्थान बताया गया है। और प्रबंध कोश में भी क्या बताया है? सांबर को इनका मूल स्थान बताया गया है। कोई सा भी राजवंश हो, उसका पहला जो शासक होता है उसको हम आदि पुरुष कहते हैं या संस्थापक कहते हैं। तो इस सांबर के जो चौहान है, इनका जो संस्थापक है वो हम किसको मानते हैं? वासुदेव चौहान को मानते हैं। को मानते हैं? वासुदेव चौहान को मानते हैं। तो पहला जो शासक है इसका, उसका नाम लिख लीजिए आप, वासुदेव चौहान। एक एक शासक के बारे में पढ़ेंगे अब। वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान, देखिएगा, बिजोलिया शिलालेख
और प्रबंध कोष के अनुसार, किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख और प्रबंध कोष के अनुसार वासुदेव चौहान ने सांबर में चौहान वंश की स्थापना की थी। चौहान वंश की स्थापना की थी। इसलिए वासुदेव चौहान को चौहान वंश का संस्थापक ऑब्लिक आदि पुरुष ऑब्लिक मूल पुरुष कहा जाता है। लिख लिया विद्यार्थियों? इसके अलावा हमें एक और जानकारी मिलती है, तो वासुदेव चौहान ने सांबर में एक झील भी बनाई थी, जिसे हम क्या कहते हैं? सांबर झील का निर्माण भी करवाया था। देखिएगा, वासुदेव चौहान ने ही सांबर में सांबर झील की स्थापना करवाई थी, या सांबर झील बनवाई थी। सांबर झील बनवाई थी। अब विद्यार्थियों, इसने सांबर में चौहान वंश की स्थापना कब की थी? अभी लिखा है थोड़ी देर पहले आपको, 551 ईस्वी के आसपास। डेट भी लिख लो। अब देखो विद्यार्थियों, हमें ये जानकारी किसके अनुसार लिखा रहा हूं मैं आपको? बिजोलिया शिलालेख। स्थापना कब की इसने? 551 के आसपास। और बिजोलिया शिलालेख विद्यार्थियों 1170 ईस्वी का। कब का है? 1170 ईस्वी का। कितने साल बाद में ये शिलालेख लिखा गया है? लगभग 500 साल हो गए होंगे, 500 साल हो गए। उसके इतने वर्षों के बाद में शिलालेख लिखा, उसको हम ऑथेंटिक स्रोत मान रहे हैं। किसको? बिजोलिया शिलालेख को। अब देखिएगा विद्यार्थियों, बिजोलिया शिलालेख का अपने पास छोटा सा विवरण है, आप इस सारे विवरण को लिख लो। एक पॉइंट डाल लो छोटा सा। बिजोलिया शिलालेख कब लिखा गया था? 1170 में। कहां पर मिला है बिजोलिया शिलालेख? भीलवाड़ा में मिला है। इसके लेखक कौन थे? गुणभद्र। इसके उत्कीर्णकर्ता कौन थे? गोविंद। और इसे जैन श्रावक लोलक ने लगवाया था, ध्यान रखना। और इसमें चौहान वंश के शासकों को कौन ब्राह्मण से रिलेटेड बताया कि ब्राह्मण वंशीय थे, और ब्राह्मण वंशीय में भी वत्स गोत्री बताया इनको। क्या बताया? वत्स गोत्री। इस फैक्ट को आप लिख लो। ये बिजोलिया शिलालेख के बारे में है, ना कि चौहानों के बारे में। मैं बिजोलिया शिलालेख आ गया बीच में, इसलिए छोटा सा पॉइंट डाल के इसको लिख लो आप। लेखक तो मतलब हम सामान्य तो दूसरी जैसे पेपर में लिख के दे दिया, और फिर उस पर कारीगरी का जो काम किया उसने किया गोविंद ने। आराम 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 से। लिख लिया? जल्दी लिखो। देखो, नोट डाल लो। वासुदेव चौहान
के बाद में निम्नलिखित उत्तराधिकारी हुए? जयराज, विग्रहराज फर्स्ट, चंद्रराज फर्स्ट और गोपेंद्र नाथ। ये चार उत्तराधिकारियों के नाम लिख लो आप। वासुदेव के बाद में चौहानों का शासक कौन रहा? जयराज। जयराज के बाद में विग्रहराज, विग्रहराज के बाद में चंद्रराज फर्स्ट और उसके बाद में गोपेंद्र नाथ। लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े? नहीं बढ़े? देखो, बिजोले शिलालेख के बारे में तो लिख लिया होगा आपने। कब का है ये शिलालेख? 1170। कहां पर मिला है? लेखक कौन है इसके? गुणभद्र। उत्कीर्णकर्ता कौन है? गोविंद। और जैन श्रावक लोलक ने इसको लगवाया था। और इसमें चौहान वंश के शासकों को कौन से वंश का बताया गया? कौन सा वंश से संबंधित बताया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वंश से बताया जाना। ये पूछा जाता है कई बार, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस स्रोत में जानकारी मिलती है? बिजुले शिलालेख में जान। इसके बाद में जो अगला शासक बना वो कौन बना वासुदेव के बाद में? जयराज। और जयराज के बाद में विग्रहराज फर्स्ट, फिर चंद्रराज फर्स्ट, फिर गोपेंद्र नाथ। नाम नाम याद रखना, इनके बारे में कुछ नहीं लिखना है। अब अगला शासक कौन बनेगा उसका नाम लिख लो आप। दुर्लभ राज फर्स्ट। देखो, एक तो ये लिख लिया, चार ये नाम लिख लो। इनके बाद में जो अगला शासक बना है वो बना विद्यार्थियों दुर्लभ राज प्रथम। एक मिनट, नाम लिखा हुआ है क्या? ये चार नाम तो आगे। चार नाम के बाद में अगला शासक बनता है विद्यार्थियों दुर्लभ राज प्रथम। लिख लिया? देखो, इसके पिता का नाम क्या बताओ? जस्ट इससे पहले शासक कौन है? तो इसके पिता का नाम लिखो सबसे पहले। गोपेंद्र नाथ। और इसका एक पुत्र है जिसका नाम है गुवक। आगे पढ़ेंगे गुवक को स्पेशली हम। देखो, मैंने आपको बताया है कि चौहान वंश जो था वो पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। किसके? लिखिएगा, दुर्लभ राज फर्स्ट गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज का सामंत था। किसका सामंत था विद्यार्थियों? तो कई बार पूछा जाता है, जिस समय चौहान वंश का शासक दुर्लभ राज था उस समय प्रतिहार वंश का शासक कौन था? वत्सराज। कौन था? वत्सराज। और हम गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ेंगे तब और कंसेप्ट क्लियर होगा चौहान वंश का। ध्यान। आपको पता है एक त्रिकोणीय संघर्ष चला था कन्नौज का। त्रिकोणीय संघर्ष चला था। जब आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, राजपूतानों का इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें हम त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में चर्चा करते हैं। त्रिकोणीय संघर्ष में अगर हम बात करें तो उत्तर भारत की तरफ जिनका शासन था वो थे गुर्जर प्रतिहार। कौन थे? गुर्जर प्रतिहार थे। भाई, त्रिकोणीय संघर्ष मतलब तीन 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 जो वंश है उनके बीच में संघर्ष चलेगा। तो एक तरफ तो कौन है? गुर्जर प्रतिहार। और एक तरफ है पाल वंश, बंगाल के आसपास है ना। पूर्वी भारत की तरफ था पाल वंश और दक्षिण भारत की तरफ था राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट। इन तीनों के बीच में संघर्ष चला था, उसको क्या कहते हैं? त्रिकोणीय संघर्ष कहते हैं, त्रिकोणीय युद्ध कहते हैं इसको। जब भारत का मिडाइवल हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो उसमें हम ये त्रिकोणीय संघर्ष को बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे।
तो जब ये त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था उस समय विद्यार्थियों ये दुर्लभ राज, बताओ किसका साथ देगा? वत्सराज का, अर्थात गुर्जर प्रतिहारों का साथ देगा कि नहीं देगा? ये लिखिएगा। दुर्लभ राज प्रथम ने अपने स्वामी, इसका स्वामी कौन है? अपने स्वामी वत्सराज की ओर से कन्नौज के, कन्नौज पड़ता है यूपी में, कहां पड़ता है? कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष, कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष में भी भाग लिया था, त्रिकोणीय संघर्ष में भी भाग लिया था। ठीक है, अब आप त्रिकोणीय संघर्ष को रेखांकित कर लें। इसको त्रिकोणीय संघर्ष, अब देखो त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच में चला है? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य। कौन से तीन वंशों के बीच में संघर्ष चल रहा था? एक तरफ तो गुर्जर प्रतिहार थे, एक तरफ पाल थे, और एक तरफ कौन थे? राष्ट्रकूट थे। ये ऐसा था विद्यार्थी मामला। इधर तो कौन बैठे? गुर्जर प्रतिहार, इधर कौन बैठे? पाल, और इधर नीचे की तरफ कौन है? राष्ट्रकूट है। ध्यान रखना, राष्ट्रकूट तो बिल्कुल दक्षिणी की तरफ है, कर्नाटक के आसपास के थे मूल रूप से ये, लेकिन उन्होंने देखो कन्नौज तक अपना अधिकार जमा लिया था एक समय। हाँ, राष्ट्रकूट वंश, और राष्ट्रकूट से राठौड़ बने। हाँ, बहुत तगड़ा इतिहास रहा है इनका। एक बार पढ़ो तो सही आप सारे राजवंशों को, आपको खुद का धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप क्या एक राजवंश पढ़ते हैं दूसरा नहीं पढ़ते तो फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। अब देखो विद्यार्थियों, यानी कि इसने त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया। हालांकि चौहानों का त्रिकोणीय संघर्ष में कोई लेना देना नहीं था, नहीं था ना। देखो ये तीनों के बीच में संघर्ष किस किस के बीच में चल रहा था? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में चल रहा था कन्नौज त्रिकोणीय संघर्ष। चौहानों का वास्तविक रूप से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये सामंत थे, सामंत थे तो इन्होंने फिर इनकी तरफ से भाग लिया, वत्सराज की ओर से या गुर्जर प्रतिहारों की तरफ से भाग लिया। और इसने न केवल युद्ध में भाग लिया, बल्कि ये जो पाल वंश का जो शासक है जिसका नाम है धर्मपाल, क्या नाम है? धर्मपाल, इसको हराया था विद्यार्थियों। देखिएगा, दुर्लभ राज प्रथम ने पाल वंश के शासक, पाल वंश के शासक धर्मपाल, पाल वंश के शासक कौन है? धर्मपाल को युद्ध में पराजित किया था। को पराजित किया। अब देखो, धर्मपाल के अधीन जो क्षेत्र है उन पर गुर्जर प्रतिहारों का अधिकार होगा कि नहीं होगा? होगा ना, अर्थात चौहानों का भी अधिकार होगा कि नहीं होगा? वहां पर मुख्य रूप से तो गुर्जर प्रतिहारों का है, लेकिन जो फिर ये गुर्जर प्रतिहार होंगे इनको ये क्षेत्र दे देगा। मतलब देखिएगा, इसने दोआब, दोआब कहते हैं गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? दोआब, कौमा मध्य देश, कौमा पाल क्षेत्र, और गोड क्षेत्र। गोड क्षेत्र बंगाल के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? गोड, गोड क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। मतलब कुल मिला के यूपी के आसपास से उधर पूर्व की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था ये, तो जो भी क्षेत्र आ रहे थे उनके ऊपर क्या कर लिया था इसने? अधिकार कर लिया था। ध्यान रखना, देखो इस समय ही चौहानों पर पहला मुस्लिम आक्रमण भी हुआ था। इसी के समय चौहानों का, नहीं, इसी समय चौहानों पर, इसी समय चौहानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण भी हुए थे, यानी मुसलमानों के द्वारा चौहानों के ऊपर आक्रमण कर दिया गया था इसी के समय। लिख लिया विद्यार्थियों? ये हो गया आपका कौन सा? दुर्लभ राज फर्स्ट हो गया। अब दूसरा लिखो विद्यार्थियों आप, अगला जो शासक है वो कौन बनेगा? गुवक फर्स्ट। बातें मत करो, बातें मत करो, लिखो, टाइम पे आया करो। एक कॉपी छोड़ दे, पूरी दूसरी में लिख ले, तो टेंशन ले। ज्यादा मत छोड़ो, ज्यादा गुस्सा खा के।
ये तो खुद ही लेट आई है। लिख लिया अगला शासक गुहक फर्स्ट। पिता का नाम बताओ इसके। ये दुर्लभ राज फर्स्ट का पुत्र था। अब देखो इसके पिताजी के समय प्रतिहार वंश का शासक कौन है? पिताजी के समय, पिताजी के समय है वत्सराज। इसके समय चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। लिखो, यह है प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट जमा नहीं सेंड है, वापिस बोलना। क्या लिखा है? यह प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। देखो, इसने ही हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। लिख लिया? देखिएगा, हर्षनाथ मंदिर में वहां पे मतलब एक पट्टी लिखी हुई, शिलालेख मान लीजिए आप। हर्षनाथ मंदिर में लगे शिलालेख के अनुसार या शिलालेख में चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि इसने बनवाया तो जाहिर सी बात अपनी वंशावली के बारे में लिखवाएगा सही, कुछ न कुछ के बारे में, चौहान वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है। देखिएगा, इस शिलालेख में वासुदेव चौहान से लेकर सिंहराज तक की वंशावली का उल्लेख किया गया है। सिंहराज तक की वंशावली का उल्लेख किया गया है। लिख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, ये किसका सामंत था? नागभट्ट सेकंड का। और नागभट्ट कौन से वंश से रिलेटेड है? गुर्जर प्रतिहार वंश से रिलेटेड है, ध्यान रखना। नागभट्ट सेकंड के द्वारा इसे एक उपाधि दी गई थी वीर की। लिखिएगा, नागभट्ट द्वितीय के द्वारा कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में, गुहक प्रथम को वीर की उपाधि दी। वीर को सिंगल इन्वर्टेड कोमा बंद कर लेना। कैसी उपाधि दी थी विद्यार्थियों? वीर की। तो गुहक फर्स्ट को वीर की उपाधि किसने दी थी? नागभट्ट द्वितीय ने, जो कि प्रतिहार वंश से रिलेटेड है। अब देखो विद्यार्थियों, चंद्रराज फर्स्ट तो पहले शासक बन चुका है। अब चंद्रराज नाम का अगर कोई अगला व्यक्ति शासक बनेगा तो उसका नाम क्या दे देंगे हम? चंद्रराज द्वितीय। अगला शासक का नाम लिखो, चंद्रराज द्वितीय। कौन सा? चंद्रराज द्वितीय। लिख लिया? और इसके बारे में कुछ नहीं लिखना। फिर उसके बाद में अगला जो शासक बनेगा वो बनेगा गुहक सेकंड। देख, गुहक फर्स्ट तो बन गया, अब अगला शासक कौन बनेगा? गुहक द्वितीय। देखो, गुहक प्रथम के बाद में शासक कौन बना? चंद्रराज द्वितीय।
और चंद्रराज द्वितीय के बाद में अगला शासक कौन बनेगा? गुवक सेकंड। अगला शासक लिखो गुवक सेकंड, लिखो। यह है चंदनराज सेकंड का उत्तराधिकारी था। चंद्रराज सेकंड का उत्तराधिकारी था। देखिएगा, इसने अपनी बहन कलावती का विवाह कन्नौज के शासक भोजराज के साथ किया था। कन्नौज के शासक भोजराज के साथ किया था। लिख लिया विद्यार्थियों? अब अगला शासक लिखो, चंदनराज तृतीय। चंदनराज, इससे पहले चंद्र था क्या? हाँ, तो फिर चंदन ही लिख लो, फिर चंद्र फर्स्ट सेकंड मत करो, चंदनराज लिख लो। चंदनराज प्रारंभिक शासक है, छोटे मोटे शासक है, इनके बारे में ज़्यादा ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती है। जैसे पृथ्वीराज तृतीय के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है, अजय राज, अर्णोराज, इनके बारे में जानकारी मिलती है, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। थोड़ी थोड़ी जानकारी है, उनके अनुसार लिख लो आप। देखो विद्यार्थियों, इन्होंने दिल्ली का जो तोमर शासक था उसको पराजित कर दिया था। मतलब ऐसा व्यक्ति था जिसने दिल्ली को भी पराजित कर दिया था। देखिएगा, इन्होंने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित किया था। देखो, इसकी पत्नी का नाम रुद्राणी था। क्या था? रुद्राणी या आत्मप्रभा। की पत्नी का नाम क्या था? रुद्राणी, ब्रैकेट में आत्मप्रभा था, जो कि एक शिव भक्त थी। जो कि क्या थी? शिव भक्त थी तथा योगिक क्रियाओं में निपुण थी। योगिक क्रियाओं में निपुण थी, जो कि पुष्कर में अपने इष्ट देव, कौन है? शिव। इष्ट देव शिव के सम्मुख प्रतिदिन 1000 दीपक जलाती थी। कितने? 1000 दीपक जलाती थी। हर्षनाथ जी तो कुल देवता है इनके। अब देखो, चंद्रराज के बाद में इनका जो उत्तराधिकारी बना है वो बना वाकपतिराज फर्स्ट। कौन बना? तो अगला शासक का नाम लिख लो, वाकपतिराज प्रथम। वाकपतिराज प्रथम।
अब विद्यार्थियों आपने देखा होगा चौहान वंश के शुरुआत के जो शासक है वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत है, यानी कि गुर्जर प्रतिहारों के अधीन कह सकते हैं हम सीधे सीधे, ठीक है ना। लेकिन बाद के जो कुछ शासक हो रहे हैं वो गुर्जर प्रतिहारों के विरोधी हो जाएंगे, और इसने इसने भी विरोध किया था, किसने? वाकपति राज प्रथम ने। लिखिएगा, इसके द्वारा गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहारों को पराजित किया गया और इसने कई भागों पर अपना अधिकार कर लिया। गुर्जर प्रतिहारों को हराकर उनका जो क्षेत्र था उसके ऊपर क्या कर लिया इसने? अधिकार जमा लिया। लिख लिया। अगला जो शासक है उसका नाम लिखे आप, विंध्यराज। इसके बाद में शासक कौन बना था? विंध्यराज। लिख लिया। और विंध्यराज के बाद में लिखो, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, सिंहराज। सिंहराज। अगला शासक कौन बनता है? सिंहराज। ठीक है। अब देखो, हर्षनाथ का मंदिर बनाने का काम किसके द्वारा किया गया था? गुहक प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? गुहक प्रथम के द्वारा। और इसमें वासुदेव से लेकर सिंह, वहां पे एक वो जो शिलालेख लिखा हुआ है उसमें वासुदेव से लेकर सिंहराज तक का चौहान राजवंश के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, वंशावली मिलती है। तो ये ऐसा हो सकता है कि हर्षनाथ मंदिर को पूरा किसने करवाया होगा? सिंहराज ने करवाया होगा। क्योंकि अगर पहले जो शासक बने हैं वो बाद वाले की तो वंशावली नहीं लिखवा सकते, नहीं लिखवा सकते ना। बाद वाले शासक पहले वाले जितने भी शासक बने उनकी वंशावली लिखवा सकते हैं। तो संभवतः ऐसा माना जाता है कि हर्षनाथ मंदिर का इसने जो निर्माण कार्य है वो पूरा इसने करवाया था। देखिएगा, सिंहराज के बारे में लिखो, इसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। और निर्माण करवाना चालू किसने किया था? गुहक प्रथम ने। लिख सकते हो चाहो नोट, नोट डाल के। नोट बनाना प्रारंभ गुहक फर्स्ट ने किया था। हर्षनाथ मंदिर को बनाना प्रारंभ किसने किया था? गुहक फर्स्ट ने। और गुहक फर्स्ट के बारे में जब मैंने लिखाया आपको तो मैंने लिखाया कि वहां पर एक शिलालेख है, शिलालेख पर वासुदेव चौहान से लेकर सिंहराज तक की वंशावली का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ इस लाइन को लिखने का कोई औचित्य नहीं है। लिख लिया? लिखो, सिंहराज ने दिल्ली के तोमर के पुत्र को हराया था। लिख लिया? अब देखो, अगला जो शासक है विद्यार्थियों उसका नाम लिख ले आप। देखो, विग्रहराज फोर्थ पढ़ेंगे आप। कौन सा पढ़ेंगे? विग्रहराज चतुर्थ पढ़ते हैं ना, बिसल देव जिसको कहते हैं। तो अभी तक ये विग्रहराज द्वितीय है। कौन सा है? विग्रहराज फोर्थ तक पढ़ेंगे विग्रहराज के बारे में। क्या इससे पहले विग्रहराज आ गया? कब आया? के बाद में आया था। तो यानी विग्रहराज फर्स्ट पहले आ चुका है। अब लिखो आप विग्रहराज द्वितीय। अब देखो विद्यार्थियों, जो शाकंभरी के चौहान है या प्रारंभिक जो चौहान है उनके क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार करने वाला व्यक्ति कौन था? विग्रहराज द्वितीय था। ध्यान रखना, लिखिएगा। इसके द्वारा चौहानों की शक्ति का विस्तार हुआ। प्रारंभिक चौहान है ना, प्रारंभिक चौहानों की
शक्ति का विस्तार हुआ था। देखिएगा, यह एक प्रभावशाली और प्रतापी शासक था। प्रभावी, प्रभावशाली और प्रतापी शासक था। देखिएगा, इसने चालुक्य, केर चोल चालुक्य नाम सुना होगा ना। इसने चालुक्य वंश के शासक मूलराज, मूलराज को पराजित किया। चालुक्य वालों को हम सोलंकी राज, सोलंकी भी कहते हैं ना, सोलंकी चौहान। देखिए क्या क्या लिखा आपने, मूलराज को पराजित किया। और इस विजय के उपलक्ष्य में, इस विजय के उपलक्ष्य में इसने बरगु कच्छ, वर्तमान गुजरात में पड़ता है, बरगु कच्छ में आशापुरी देवी का मंदिर बनाया था। आशापुरी देवी का मंदिर बनवाया था। तो बरगु कच्छ गुजरात में आशापुरी देवी का मंदिर किसने बनाया विद्यार्थियों? विग्रहराज द्वितीय ने बनाया था। किससे जीतने के बाद में? मूलराज से जीतने के बाद में। मूलराज का संबंध कौन से वंश से? चालुक्य वंश से, ध्यान रखना। अब देखो, ये शासक बना इस समय हर्षनाथ का मंदिर बन चुका है क्या? अब मंदिर के भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, पूजा पाठ में पैसे लगते हैं, लगते कि नहीं लगते? तो इसने इस मंदिर का खर्चा चलाने के लिए 2 गांव दान में दिए थे विद्यार्थी। किसने? विग्रहराज द्वितीय ने। लिखिएगा। और देखो, ये हर्षनाथ का मंदिर बनाना चालू किसने किया था? गुहक प्रथम ने। पूरा किसने करवाया था? सिंहराज ने करवाया था। तो लिखिएगा, इसके द्वारा हर्षनाथ मंदिर के निर्वाह के लिए खच्चर, खच्चर और शंकरक, हाँ 2 गांव है, खच्चर और शंकरक नामक 2 गांव दान में भी दिए थे। देख लिए? अब देखो विद्यार्थियों, दुर्लभ राज फर्स्ट देख लिया आपने? दुर्लभ राज फर्स्ट के बेटे का नाम क्या है? गुहक फर्स्ट। अब लिखो आप दुर्लभ राज सेकंड। अगला शासक कौन आएगा? दुर्लभ राज सेकंड। देखो, ये सारे शासकों को आपको याद नहीं करना है। जो इंपोर्टेंट शासक है मैं लास्ट में लिखवा दूंगा, भाई ये इंपोर्टेंट है, इनके बारे में आप याद कर लेना। बाकी पढ़ाऊंगा तो पूरा। कभी जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया गलती से जो अनइम्पोर्टेंट है उनसे, फिर मैं तो ये कह सकता हूँ मैंने पढ़ाया था आपको। अगला शासक कौन है विद्यार्थियों? दुर्लभ राज द्वितीय। और दुर्लभ राज द्वितीय के बाद में अगला शासक लिखो, इसके बारे में कुछ नहीं लिखना। गोविंद थर्ड। हाँ, गोविंद तृतीय। गोविंद, गोविंद। गोविंद तृतीय लिख लो आप तो। लिख लिया गोविंद तृतीय? किरण गोविंद तृतीय। और कोई जरूर नहीं है तो पहले वो शासक रहे हो तो ही वो इस नाम के तीसरा व्यक्ति होगा कोई। लिखो, पृथ्वीराज विजय के अनुसार
पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ किसने लिखा है? ब्रैकेट में लिखना जैनक के अनुसार इसने वेरीधरट की उपाधि धारण की थी। तो वेरीधरट की उपाधि जैनक के अनुसार चौहान वंश के किस शासक ने धारण की थी? गोविंद तृतीय। देखो, फरिश्ता ने गोविंद तृतीय को मारवाड़ में गजनी को आगे बढ़ने से रोका था। मतलब फरिश्ता ये कहता है कि जब गजनी ने आक्रमण किया था तो गजनी आगे बढ़ रहा था तो मारवाड़ की तरफ नहीं बढ़ने दिया था। किसने? गोविंद तृतीय ने नहीं बढ़ने दिया था। क्या लिखा? फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय को गजनी को मारवाड़ की ओर आगे बढ़ने से रोका था। लिख लिया? ये हो गया गोविंद तृतीय, इतना ही वैसे इसके। अब लिखो, वाकपति फर्स्ट पढ़ लिया ना आपने, अब लिखो वाकपति द्वितीय। देखो, इसके पिता का नाम गोविंद तृतीय था। पिता कौन है? गोविंद तृतीय। मेवाड़ का एक शासक हुआ विद्यार्थियों अंबा प्रसाद। कौन? तो इसने मेवाड़ के एक शासक है अंबा प्रसाद को पराजित किया था। देखिएगा, इसने मेवाड़ रियासत का नाम तो सुना होगा ना। मेवाड़ रियासत के शासक अंबा प्रसाद को युद्ध में पराजित करके मार दिया था, या मारा। क्या नाम है? अंबा प्रसाद। हाँ। अरे बहन जी, ये है प्रसाद, मनी अंबा प्रसाद। देख लिया? अब देखो, जिस समय ये सांबर या शाकंबरी का शासक था, उस समय इसका बेटा था विद्यार्थियों, जिसका नाम है लक्ष्मण चौहान। क्या नाम है? और लक्ष्मण चौहान ने कौन से वंश की कौन से क्षेत्र में जाके चौहान वंश की स्थापना की थी? नाडोल में। की थी कि नहीं की थी? देखिएगा, इसके काल में ही, नाम याद रखना, इंपोर्टेंट कर लेना इसको, वाकपति द्वितीय को। इसके काल में ही इसके पुत्र लक्ष्मण चौहान ने लक्ष्मण चौहान ने नाडोल शाखा लक्ष्मण चौहान ने चौहानों की नाडोल शाखा प्रारंभ की थी। अगला शासक लिखो वीरिय राम विद्यार्थी। वीरिय राम लिखो, ये वाकपति द्वितीय के बाद में शासक बना। सेकंड के बाद में शासक बना था। यह एक कमजोर शासक था। कैसा शासक था? कमजोर शासक था। देखिएगा, इसके समय सांबर क्षेत्र भी इसके अधिकार से चला गया था। सांबर भी लोगों ने छीन लिया।
देखो, इसके शासनकाल में ही महमूद गजनवी ने चौहानों पर आक्रमण किया था। लिख लिया विद्यार्थी? अगला शासक लिखो, चामुंडा राज। अगला शासक कौन है? चामुंडा राज। अब सांबर इससे पहले चला गया वीरीराम के समय, अब ये सांबर को वापस प्राप्त करेगा। लिखो, इसने फिर से सांबर राज्य को प्राप्त किया था। इसने फिर से सांबर राज्य को प्राप्त किया था। लिख लिया? अब जो अगला शासक पढ़ेंगे उसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।